स्वागत है गोल्डन मेट्रो शो के 7वें एपिसोड में। मैं सुब्रत मित्र आपका होस्ट लाए एक ऐसे फेमस पर्सनालिटी तो जो कि बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर शाहिद माल्या सर, जिन्होंने काफ़ी ब्लॉकबस्टर गाने गाए हैं फ्रॉम वेरी फेमस मूवीज़, जैसे हो गया स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उल्टा पंजाब, मौसम, जब हैरी मेट सेजल, दिस होम, रॉकी और रानी एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ से ब्लॉकबस्टर गाने गाए। हमने इस एपिसोड में उन गानों के पीछे की कहानियों को बात करी है एंड उन्हें लाइव सुनने का मौका पाया है। तो इस एपिसोड तो जल्दी से शुरू करते हैं। शाहिद माल्या सर, वेलकम टू गोल्डन मेट्रो शो। थैंक यू सो मच शुभ्रत। तो सर, इस पॉडकास्ट के अंदर इन डेप्थ जाने से पहले मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आपकी इस म्यूज़िक इंडस्ट्री की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत मेरे पैदा होने के बाद शुरू हो गई थी और अभी तक चल रही है। आपको म्यूज़िक का शौक़ कहाँ से आया? मेरे पापा सिंगर हैं और उनको सुन सुन के मैंने म्यूज़िक सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। और उनका खुद का ड्रीम था कि वो एक प्लेबैक सिंगर बने, लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे वो बात नहीं बनी और मैंने उनके सपने को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ा रहा हूँ आगे भी। तो आप कहाँ से है एंड आपकी शुरुआत कैसे हुई इस इंडस्ट्री में? देखिए, मैं दो रिच स्टेट्स हैं इंडिया के, टू स्टेट्स, एक पंजाब और एक राजस्थान, तो इन दोनों से मेरा कनेक्शन है। मेरी पैदाइश श्री कोलायत जी बीकानेर राजस्थान से है, जहां मैं पैदा हुआ था। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद, 5 महीनों बाद, मैं मम्मी पापा मुझे बॉम्बे ले आए थे। फिर वापस हम आए तो फिर हम पंजाब रहे, फिर राजस्थान रहे। मतलब मेरे दादाजी जो हैं वो पंजाब से हैं और मेरे जो नाना जी हैं वो श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। तो जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त मेरे नाना जी की पोस्टिंग थी बीकानेर में, श्री कोलायत जी में, वो तहसीलदार थे। तो कहते हैं ना कि जब पहला बच्चा होता तो मायके में होता है, तो मैं बड़ा हूँ घर में, तो उस हिसाब से कोलायत जी में मेरा जन्म हुआ, जो कि कपिल मुनि बहुत ही बड़े तपस्वी थे। उनकी वो एक सिद्ध जगह है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है वो, जहाँ देवभूमि कह सकते हैं आप। और कहते हैं कि वहाँ अगर आप तीर्थ नहीं करते हैं तो आपके तीर्थ पूरे नहीं होते हैं, इतनी बड़ी वो सिद्धि प्राप्त जगह है। अमेजिंग। तो आपके गाने की शुरुआत का सफ़र कैसा रहा? आपको गाने से इतना लगाव आप में है तो वो कहाँ से आया? घर में म्यूज़िक था और मेरे पापा रफ़ी साहब के शागिर्द हैं, उनको गुरु मानते हैं। भले उन्होंने रफ़ी साहब से बैठ के नहीं सीखा, लेकिन उनके साथ उन्होंने 10 साल का वक्त भी गुजारा है, उनके आसपास रहे हैं मेरे पापा। तो वो जो इंसिडेंट था जिसकी वजह से वो सिंगर नहीं बन पाए, वो ये था कि एक शादी अटेंड करने के लिए हम राजस्थान गए। वहाँ पे आफ्टर द शादी फंक्शन और ऐसा हुआ कि डैड का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो वो इतना मेजर एक्सीडेंट था कि उनको रिकवर होने में 6 इयर्स लग गए। हम तो बॉम्बे में रहते थे, पर हम क्या करते, वहीं पे फिर नाना जी के पास ही रहे, स्कूल ज्वाइन कर लिया वहीं पे। और डैड ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे बॉम्बे में, वो शादी अटेंड करने आए, एक्सीडेंट हुआ, फिर हमारा रहना वहीं पे हो गया। तो फिर पापा ठीक भी हो रहे थे, साथ साथ में गाते भी थे, बेड पे ही गाते थे। सुबह सुबह रेडियो लगाते थे, ऑल इंडिया, और भोर सुहानी एक कार्यक्रम आता था उस पर। तो आज के वक्त हम बहुत लेट उठते हैं, सोते बहुत लेट हैं, उठते भी लेट हैं, लेट नाइट लाइफ है। उस वक्त सुबह 4 बजे उठ जाते थे, भले आप बिस्तर में ही हैं लेकिन आँख खुल जाती थी 4 बजे, 4-5 बजे भोर सुहानी कार्यक्रम लगता था। उस पे फिर वो जो गाने पापा सुनाते थे हमें, वो एक्चुअली वो हमारी इनिशियल लर्निंग थी, स्टार्ट था सीखने का। सर्दियों की रातें हों चाहे गर्मियों की, वो सुबह सुबह के भोर सुहानी कार्यक्रम में बहुत सारे सैकड़ों गाने सुन लेते थे सुबह 7 बजे तक हम, जिसमें रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, किशोर कुमार, मन्ना डे, हेमंत कुमार, के.एल. सहगल साहब, महेंद्र कपूर साहब, मतलब उस ज़माने के मुकेश जी, मतलब
दिग्गजों को सुनते सुनते ऐसे नींद में सुन रहे हैं, थोड़ी आँख खुली हुई है। एक तो वो एक शिक्षण ऐसा हो गया, एक जिसे हम क्लास कहते हैं, एक वो एक लर्निंग हो गई वहाँ से। दूसरा पापा फिर थोड़ा थोड़ा हारमोनियम पे भी रियाज करते थे, तो उनको देखते रहते थे हम। कभी उन्होंने भी बुला के बिठाया नहीं कि ये साल लगाओ, लेकिन हम उनको सुनते थे। पापा को बहुत एंजॉय करते थे सुनते हुए उनका रियाज। और फिर स्कूल टाइम में हर बार शनिवार को उसको कुछ बोलते थे हम, जो इवनिंग सैटरडे को एक म्यूज़िक इवनिंग होती थी, उसको कुछ कहते थे, उसको मैं भूल गया उसका नाम। तो शनिवार के दिन सांस्कृतिक कुछ ऐसा एक घंटा होता था, पीरियड होता था, जिसमें सब बच्चे हिस्सा लेते थे गाने के लिए। मैं भी बढ़ चढ़ के गाता था। ओके। 26 जनवरी, फिर 15 अगस्त, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, ऐसे करते करते जब 10th 11 में आए तब बड़े कंपटीशन लड़ने लगे हम स्कूल के। फिर कॉलेज में गए तो कॉलेज इवेंट पे तो उस समय राजस्थान के सारे कॉलेजेस को एक कंपटीशन था, उसमें मैं फर्स्ट आया था। मुझे राजनाथ सिंह जी ने अवार्ड दिया था, अच्छा। फर्स्ट प्राइज़। तो मैंने इंडिया के सारे कॉलेजेस को हराया था उस वक्त मैंने। मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी अच्छे सिंगर हैं, लेकिन वो एक खूबसूरत मौका होता है ना कि आप स्कूल कॉलेज में इतना अच्छा कुछ कर रहे हो। आजू बाजू स्टेट में जितने भी कंपटीशन होते थे, हम कॉलेज में तो कम ही रहते थे। आज इस कंपटीशन में, आज उस कंपटीशन में। तो मेरे प्रोफेसर मुझे कभी कभी पूछते थे कि आप मेरी क्लास में हैं? मैं हाँ जी हाँ जी। कभी देखा तो नहीं आपको हमने क्लास में। तो फिर होता यह था कि हम एक हफ्ते में 3 दिन तो ट्रैवल कर रहे होते थे हम लोग बस से। हमें बस के पैसे मिलते थे स्कूल से, कॉलेज से, कंपटीशन में जाने के लिए, जो कोटा होता है गवर्नमेंट कॉलेज का एक सांस्कृतिक चीज़ों के लिए। धीरे धीरे म्यूज़िक का इतना लगा हुआ, फिर इंडिविजुअल जो भी कंपटीशन होते थे बिना कॉलेज से रिलेटेड या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड, उनमें भी फर्स्ट आना, सेकंड आना, एक हौसला बढ़ता गया और पापा मम्मी का भी हौसला बढ़ा। फिर एक दिन हमने फिर प्लान किया कि चलो मुंबई चलते हैं। तो पूरे परिवार के साथ मैं बॉम्बे आया था अपने डैड का सपना पूरा करने के लिए। बॉम्बे तो सपनों का शहर कहलाया जाता है, एंड वही सपने का शहर। मैंने बहुत जैसे कॉन्सर्ट्स अटेंड करता हूँ, तो बहुत लोग अपनी मुंबई की स्ट्रगल स्टोरीज सुनाते हैं कि मुंबई या तो आपको सक्सेस देता है, और आप तो देता है तो, और आपको देता है वो सक्सेस, तो आप तो बहुत चैलेंजेस फेस करवाता है, तब वो आपसे सक्सेस मिलती है। ये रियलिटी है। रियलिटी है, बिकॉज क्या है, मैंने अभी तक जो समझा है ज़िंदगी को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैसे होने से भी आप सक्सेस नहीं हो सकते इस लाइन में, क्योंकि ज़िंदगी को बहुत करीब से आपको जानना पड़ता है। आज भी बॉम्बे में लोग करोड़ों रुपए सर पर रख के घूमते हैं कि हमें एक्टर बना दो, हमें एक्ट्रेस बना दो, हमें सिंगर बना दो। बट एक कैमरा फेस करने के लिए आपके पास जो गुण होने चाहिए वो पैसे से नहीं आ सकते गुण, है ना? राइट। अगर आपको समंदर में तैरना है तो आपको तैरना आना चाहिए। मतलब वहाँ जाके आप बोले कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे तो तैरना आना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब उसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो आज मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे पास शुरू में पैसे होते तो भी मैं कलाकार नहीं बन पाता, मुझे इतना पता है। क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्री ने निखारा है, जो रिजेक्शंस दे दे के आपको सिखा के खड़े रहने का तरीका से लेकर माइक पे कैसे गाना है, इसके अलावा भी हर चीज़ की खूबसूरती हमने वो हर इंसान से सीखी है। हर छोटे बड़े कंपोज़र से हमने सीखा है, कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे कि एक ये जो माइक है बहुत सेंसिटिव है। ये इतना सेंसिटिव है रिकॉर्डिंग माइक कि अगर आपको कुछ देर बाद ज़ुकाम होने वाला है तो ये आपको अभी बता देगा। ये आपकी टोन को पकड़ लेता है। मतलब इस पे आप गा रहे हो तो उसके साथ आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना पड़ेगा। आप इसको कैसे टेक्निकली यूज़ करते हो माइक को, क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग है आपकी।
आप ठीक है फोक सिंगर होते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्लेबैक सिंगर का क्या सीन है कि आपको माइक को अपना फ्रेंड बनाना पड़ता है। और यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, स्टेज माइक अलग है, टोटली डिफरेंट है। स्टेज पे जो हम गाते हैं वो थ्रो अलग है, यहाँ का थ्रो अलग है। जैसे बिकॉज आप हज़ारों के बीच में गा रहे हो स्टेज पे, हाँ भले आप इंजीनियर्स के साथ गा रहे हो, पर आपका वो एक कंफर्ट जोन वहाँ पे नहीं होता है जितना आपका रिकॉर्डिंग में कंफर्ट जोन होता है। तो वहाँ अलग थ्रो है, यहाँ पे अलग थ्रो है। वहाँ पे आपके लोगों को वन टेक में जो सुनाना है, यहाँ पे आपके पास रीटेक्स हैं। आप चीज़ें और अच्छी करके और ख्याल में, इमोशन में जाके आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई गाने का एग्जाम्पल ले लो, जैसे रफ़ी साहब का गाना मैं कोशिश करता हूँ, जैसे दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। अभी इसी को अगर हम लोग थ्रो चेंज कर दें तो ये गाने का इमोशन चला जाएगा। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। लेकिन ये जो पहले वाली बात थी वो इसलिए क्योंकि आप बाइक पे अपने आप को मिला चुके अपने साथ। मतलब आप हाफ माइक आपका काम कर रहा है, आप हाफ आप कर रहे हो। आपको पता चल गया कि मैं ये थ्रो दूंगा तो वहाँ पे वो वैसा साउंड आ रहा होगा, मैं ऐसा करूँगा तो वहाँ पे वैसा हो रहा होगा। तो ये एक कम्युनिकेशन हो जाता है आपका और माइक का। दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, वो भी एक अलग इमोशन है और अलग शो है। हाँ मतलब मैं भी सीख रहा हूँ, अभी इतना कुछ तैयार नहीं हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है कि हर गाने का इमोशन अलग है। जहाँ थ्रो देना है वहाँ थ्रो भी देते हैं हम, जहाँ सॉफ्ट है, जहाँ अदायगी है, जहाँ एक्चुअली बात को कहना है, आपको कन्वे क्या करना है वो आपको भी पता होना चाहिए। और माइक पे जब आप खड़े हो तो माइक के थ्रू बाहर जो आउटपुट आ रहा है वो भी आपके दिमाग में होना चाहिए। आपने अभी तक कितने रिजेक्शंस फेस करे थे अपने इनिशियल डेज में? रिजेक्शन काउंट ही नहीं किए मैंने, पर बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा वो है नहीं कि कभी रिजेक्शन मिला नहीं, लेकिन बैलेंस रहा है। अप्रिशिएशन जितना मिला है उतने ही रिजेक्शंस मिले हैं। तो कभी दिल टूटने लगा इतने में कहीं से अप्रिशिएशन मिल गया, तो वो ऊपर वाला आपको गिरने नहीं देता। राइट। जैसे आप कॉन्सर्ट्स पे होते हो तो नया शहर, नया इन्वायरमेंट, तो आप उससे माहौल में ढलने के लिए आप कोई प्रैक्टिस, इतना कॉन्फिडेंस, स्टेज कॉन्फिडेंस आप कैसे बिल्डअप करते हो कि मुझे गाना बिल्कुल जब मैं गा रहा हूँ तो बिल्कुल प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट है, बट आप उस इन्वायरमेंट में कैसे ढल जाते हो? म्यूज़िक जोड़ देता है सबको अपने आप। और एक चीज़ है कि वेदर एक चैलेंज है, वेदर, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। मान लो मुंबई में रहते हैं हम, तो मुंबई का मौसम हमें पता है कि अभी इस महीने ऐसा होगा, अगले महीने ऐसा होगा। राइट। बट सेम टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया या इंडिया के किसी कोने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, तो वहाँ पे ह्यूमिड भी बहुत ज़्यादा होगा। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ड्राई वेदर है वहाँ पे, कहीं बहुत ज़्यादा कोल्ड भी है। तो वही है कि वो एक चैलेंज हो जाता है, जैसे एक एक्टर के लिए चैलेंज होता है वो जब अलग अलग साइट पे जाता है शूट करने के लिए। तो वो चैलेंज तो है, बिकॉज आपको पर्दे पे भी अच्छा दिखना है, आपको स्टेज पे भी अच्छा दिखना है, और परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम लोग
मैं तो टफ हूँ, मैं कोशिश कर लेता हूँ हर जगह हर मौसम में ढल जाने की, मुझे तो हर मौसम, बट आई रियली है मतलब मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, सर्दी मैं मैनेज कर लेता हूँ। आपका नाम शाहिद माल्या, सबसे पहले तो ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, 2 नामों का, शाहिद कपूर और विजय माल्या। क्या विजय माल्या आपके भाई है? सारी दुनिया हमारी भाई हैं और बहन है, और मैं आपको बता दूँ ये नाम हुआ कैसे। प्रीतम दा ने मुझे कहा कि शायद आपका गाना आ रहा है, तो उसमें उन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया था उसके लिए कि आपका नाम मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। उस समय ब्लैकबेरी फ़ोन यूज़ करते थे हम, सो टच फ़ोन तो थे नहीं उस वक्त। ब्लैकबेरी पे मैंने जो मेरा नाम था SHAHID MALIYA, तो प्रीतम सर ने आगे कहीं भेज दिया एज इट इज़ टेक्स्ट उन्होंने, जहाँ पे क्रेडिट्स बन रहे थे। तो उनको आई, जो क्रेडिट्स जिसने बनाया उनको लगा LI है कि LL है, डबल L है, तो उनको माल्या ही दिख रहा था, वो मालिया का एक्चुअली मालिया है, तो माल्या कर दिया उन्होंने। जब मैं CD खरीदने गया एक म्यूज़िक शॉप में, तो मैंने देखा वाओ, मेरी मौसम फिल्म की CD आई है, और अपने एकदम एक्साइटमेंट के साथ मैंने देखा, मगर माल्या। फिर मैंने सोचा यार अच्छा लग रहा है, माल्या भी अच्छा लग रहा है, तो जो आपकी नसीब में होता है वही हो जाता है। तो आज वो शायद माल्या बन गया। तो माल्या फैमिली से मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपने हमारी फैमिली का नाम रोशन कर दिया। कर्नाटका से मुझे मैसेज आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं भी चलो आपका परिवार हूँ, एक स्पेलिंग ने मुझे आपसे भी जोड़ दिया। हाँ, तो इट्स लाइक ब्यूटीफुल थिंग आई कैन से। सो आपका पहला सॉन्ग रब्बा मैं तो मर गया ओए, तो उसकी कहानी। बिल्कुल, उसकी कहानी तो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज एक तो मेरे पापा का संघर्ष, पापा का संघर्ष आप अगर 20 साल पकड़ते हो, तो मेरा भी 10 से 15 साल का स्ट्रगल, मतलब 30-35 साल का स्ट्रगल है टोटल। वो भी एक फिल्म में गाने के लिए, वो भी एक 4-5 मिनट का गाना गाने के लिए 30 साल अगर आप पकड़ते हो संघर्ष, तो बहुत बड़ी बात होती है। उनको सिंगर बनना था, वो उस एक्सीडेंट ने उनको बदल दिया। फिर मैं उनको बॉम्बे लेके आया, मैं कहा पापा चलो वापस से शुरू करते हैं, मैं आपका ड्रीम करूँगा पूरा। पूरी फैमिली के साथ हम आए, फिर ज़ीरो से शुरू किया, क्योंकि जितने भी पापा के दोस्त थे, कुछ लोग म्यूज़िक से रिटायर हो गए तब तक 10-15 सालों में, और कुछ लोग जो एक्टिव थे वो मतलब एक्टिव थे बट उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे, और बाकी बात नहीं बनी। फिर मैंने ही खुद एक फ़िल्म डायरेक्टरी खरीदी, फिल्म इंडिया या जो भी उस समय मिलती थी, तो उसमें सारे कंपोज़र्स, एक्टर्स, सिंगर सबके उसमें नंबर, उनके ऑफिस के नंबर एंड ऑल। तो मैं 100 रुपये के छुट्टे करवाता था, 50 या 100 रुपये के, एक कॉइन डालते थे, बट उसमें PCO से फ़ोन करते थे पहले हम। फिल्म डायरेक्टर से मैं कुछ नंबर है अंडरलाइन करता, आज इनको 100 लोगों को इनको फ़ोन करवा, 100 लोग को लिटरली मैं फ़ोन करता था डेली एवरीडे रूटीन था। तो मेरे मॉम डैड कीर्तन करते थे, उनके साथ मैं तबला बजाता था। तो गुरुद्वारे से हम लोग जब आते थे सुबह सुबह, हर दिन सुबह सुबह कीर्तन करके आ जाते थे हम। 4 बजे मैं उठता था और 8 बजे तक हम लोग 9 बजे तक घर आ जाते थे, और 10 बजे मैं फ़ोन करना शुरू करता था। 10 से 12 बजे तक मेरे कॉल चलते रहते थे। तो वो कीर्तन के दौरान हमें कुछ दक्षिणा मिलती थी, उसमें कॉइन्स भी होते थे, तो वो कुछ कॉइन्स मैं ले लेता था, सारे कॉइन्स मैं ले लेता था कि मैं इससे PCO पे कॉल करूँगा वो, क्योंकि कॉइन कम पड़ जाते थे तो मैं छुट्टे करवा लेता था। फ़ोन डाल के बोलता था हाँ जी फलाना जी हैं, मतलब सब कंपोजर्स को कॉल लगाता था। अब उस फिल्म इंडिया डायरेक्टर में ये था कि मोस्टली ऑफिसेज़ के नंबर थे, रेजिडेंशियल नंबर नहीं थे। तो वहाँ के जो स्टाफ लोग फ़ोन उठाते थे वही बड़े तैश के साथ बोलते थे एकदम, हाँ कौन, किससे बात करनी है,
आपको नंबर किसने दिया, दोबारा फ़ोन मत करना यहाँ पे, ऐसा ऐसा। फिर भी मेरा रूटीन था कि मैं आज इससे बात करूँ, इससे करूँ। फिर गलती से कोई 2-3 महीने में एक बंदा बोल देता था कि हाँ ठीक है, आप आ जाइए ऑफिस। फिर इतना लंबा प्रोसेस, मतलब पूछे मत। और फिर परिवार के साथ रहना, छोटे से घर में रहना, एक ही कमरे में 6 लोग रहते थे, 4 बहन भाई, मम्मी पापा। और एक दिन हार गए ज़िंदगी से सब लोग कि यार कुछ नहीं हो रहा, 10 साल हो गए, करते हुए स्ट्रगल। तो मेरे छोटे बहन भाइयों ने मेरा नाम रख दिया था लॉटरी। तो मम्मी को बोलते थे, पापा को, ये आपकी लॉटरी कब खुलेगी। तो मैंने ये वर्ड सुन लिया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं छोड़ देता हूँ, मुझसे होगा नहीं। मैंने फैसला किया कि मैं कोई नौकरी कर लूँगा, आज के आज ही कोई काम पे लग जाऊँगा, चाहे मुझे 5,000 मिले, चाहे 6,000 रुपये मिले, 10,000 मिले, मैं कोई ना कोई काम कर लूँगा। तो मैं घर से कुछ मोहल्ले में निकला, थोड़ी देर आगे तो एक सरसों का तेल होता है, तिल का तेल जो निकालने की एक फैक्ट्री सी होती है छोटी सी, तो वहाँ से वो तेल निकालते, तेल की घानी ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। तो मैंने वहाँ के सेठ जी को जाके बोलेंगे, सर आपके यहाँ पे कोई काम है। बोला काम तो है, बहुत काम है, आप कर लोगे। मैं कहा हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने देखा कि हट्टा कट्टा लड़का है, काम तो कर लेगा। बोला कोई आपकी वो गारंटी क्या है आपकी। क्या गारंटी सर, मुझे नहीं पता। कि आपकी गारंटी कौन लेगा, मतलब आप भरोसेमंद हो कि नहीं। मैंने कहा सर भरोसा तो आपका भी नहीं है सर कि आप मुझे तनख्वाह दोगे कि नहीं दोगे। तो उसको बात लग गई, उसने बोला अरे यार इंटरेस्टिंग आदमी हो तुम, एक काम करो, चलो आज से काम शुरू करो, इतने पैसे देंगे। मैं खुश हो गया, घर गया, मैंने पुराने कपड़े उठाए, मैंने चेंज कर लिया। पुराने कपड़े इसलिए क्योंकि कपड़े वैसे नए तो थे ही नहीं अपने पास, लेकिन और पुराने, मगर जिन पे तेल लग जाए, कचरा मिट्टी कुछ पे लगे तो मम्मी बोले ऐसे कैसे कपड़े पहन ले। मम्मी मुझे एक नौकरी मिली है तेल की दुकान में, मुझे एक तेल डिलीवर करना होगा, वो कंटेनर साइकिल पे डाल के इस दुकान से उस दुकान मुझे दिन भर देना है, इतने पैसे मिलेंगे। मैं रोने लग गई, बोले कि उतारे कपड़े, अभी ये चेंज वापस चेंज करो, कि तुम स्ट्रगल ही करो, हम सह लेंगे वो 2-4 साल जितना लगे, हम कम खा लेंगे, लेकिन तुम्हें सिंगर ही बनना है। बाकी लोगों को डांटा, मम्मी ने बोला लॉटरी वोटरी किसी ने बोला तो मैं सबकी क्लास ले लूँगी। तो वो भी एक कहानी थी। देखिए मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती है, ऐसा नहीं कि मैंने खुद बहुत बड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि अगर स्ट्रगल स्टोरी की एक खाली कंपटीशन की स्ट्रगल किसका ज़्यादा खतरनाक था, तो मुझे लगता है कि उस टॉप 10 में मैं आऊँगा। संघर्ष करना कोई बुरी बात नहीं है, संघर्ष सिखाता है आपको। लेकिन अगर ये कोई इंटरव्यू मेरे को सुन रहा है, मुझे कहे कि यार हमने भी तो स्ट्रगल किया है, तुम अपनी क्या कहानी सुना रहे हो, तो मैं उन लोगों को ये कह देता हूँ कि स्ट्रगल की बेस्ट टॉप 10 स्टोरीज में मेरी एक स्टोरी ज़रूर होगी। बिकॉज आपकी फैमिली कभी किसी खुले अननोन बिल्डिंग में नहीं सोई होगी, पूरी फैमिली जिसकी बिल्डिंग की दीवारें नहीं है, जिस बिल्डिंग में लाइट नहीं है, जिस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक घर में हम रहते थे, तो वो आंटी ने हमें बाहर निकालने के लिए कॉर्पोरेशन बंद कर दिया, मतलब कभी लाइट बंद कर दें, कभी पानी बंद कर दें। तो एक ही खोली में रहते थे हम। तो पापा मम्मी ने परेशान हो, बोले चलो चलो हम निकलते हैं यहाँ से, इस घर में नहीं रहेंगे। हम वहाँ से निकले, पापा ने किसी फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया, तो उनके घर पे हमने सामान रखा, तो उनका घर सामान से भर गया, जितना भी सामान था हमारे पास। बोले अब सोएंगे कहाँ, इनका परिवार भी है, हमारा परिवार भी है। अब उस वक्त ऐसा नहीं कि होटल चले जाएं, ऐसा तो था नहीं कभी। बाजू में ही एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, काम वाम बंद हो जाता था उसको शाम को 6-7 बजे। बोला कोई टेंशन नहीं, अपने वॉचमैन से पहचान है, हम लोग भी उधर ही सो जाते हैं रात को, कभी कभी हवा लगती है, खूब अच्छी लगती है। अच्छा, तो सीढ़ियाँ चढ़ के विदाउट, मतलब कंस्ट्रक्टेड एक इमारत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीमेंट है,
और सीढ़ियाँ बनी हुई है, चार दीवारी नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रहा था। कंस्ट्रक्शन, मतलब चारों तरफ से खुली। वहीं पे 4-5 माले पे जाके खुली बिल्डिंग में गद्दे चदरें बिछा के हम कम से कम 3 दिन रहे। तो खैर और भी चीज़ें, जैसे 2006 में बॉम्बे डूब गया था बहुत ज़्यादा पानी में। हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। 3 दिन तक घर में पानी निकालने का काम चल रहा था और सबको बहुत तेज़ बुखार, और ऐसे में ना दुकानें खुली हैं और पैसे वैसे भी नहीं थे, तो घर में सिर्फ ना दाल बची हुई थी। तो सिर्फ हम 3 टाइम दाल को ही बॉईल करके उसका पानी एंड दाल, नमक, दाल, मिर्ची, ये सब 2-3 दिन तक हमने वही पिया। तो ऐसे ऐसे दिन देखे। आज मैं उस दिन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, वहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। आज हमें थोड़ी सी भूख महसूस होती है तो हम चॉइस करते हैं कि क्या खाएंगे आज। पिज़्ज़ा नहीं यार, बर्गर नहीं, शौरमा नहीं, आज तो कोई इटालियन खाते नहीं, आज मैक्सिकन खाते हैं। आज मतलब ऊपर वाले ने इतना नवाजा, बिकॉज शायद हमारी मेहनत उन्होंने देख ली। पहले भूख महसूस हो, कुछ भी हो, हमें खाना तभी मिलेगा जब वो वक्त आता था खाने का। आज हम भूख लगा लेते हैं बात कर करके कि खाने की बात करते करते भूख लग जाती, फिर खाना भी आ जाता है। खाने के बाद क्या खाना है वो भी आ जाता है। स्टोरी बिहाइंड रब्बा मैं तो मर गया है, क्योंकि वो आपका पहला गाना था एंड पहला लैंडमार्क सॉन्ग भी होगा। जी। तो उसके कहानी कि आप तो वो गाना मिला कैसे आपको? पहली बार जब आपने रिकॉर्डिंग उस गाने की करी, आपको क्या लग रहा था कि ये मूवी में आएगा, गाना आएगा तो कैसा आएगा, कैसा लगेगा, फीडबैक क्या होएगा लोगों का? एंड विद एक्साइटमेंट जब आपने इसे पहली बार सुना ऑन एयर। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है इसके पीछे भी। मैं कुमार और मैं दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुमार आज के टाइम के बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं। तो हम प्रीतम सर के स्टूडियो जाया करते थे, वो उनके साथ काम कर रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे, तो मैं भी साथ में जाता था। तो प्रीतम दा ने 1 साल बाद, मुझे मिलने के 1 साल बाद, उन्होंने अचानक से मुझसे पूछा कि शायद एक गाना है मेरा, गाएंगे क्या आप? तो मैंने बोला सर नहीं सर, मेरे पास टाइम नहीं है सर। और हाँ, मैं कहा सर आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 1 साल से आपसे मिल रहा हूँ। ऐसे थोड़ा मेरा ह्यूमर वैसा था। दादा ने बड़ी खुशी खुशी मुझे बुलाया और गाना उन्होंने मुझसे गवाया, रब्बा मैं तो मर गया है। उनकी टीम थी। तो आपने पहले उनका पॉडकास्ट किया है आशीष पंडित जी का, वो राइट। उस गाने में वहाँ पे थे। ओके। उस डबिंग के दौरान राणा मजुमदार थे, अरिजीत थे। अरिजीत उस वक्त दादा को असिस्ट कर रहे थे वहाँ पे, और सनी एमआर थे, इमोन गोस्वामी, ये सब दादा की टीम में जो थे वो सब वहाँ शांतनु डब कर रहे थे सॉन्ग को। तो मुझे लगा बहुत ही सीधी सी कॉम्पिटिशन है, मैं इस पे तो 4 चांद लगा दूंगा। तो मैं गाना सीखने के बाद आई स्टार्टेड सिंगिंग ऑन द माइक, और मैंने कहा इसको ऐसा जगह ले लेके गा रहा हूँ, मुर्कियाँ लगा के एकदम मज़े ले लेके। बोला कट 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 कट, फिर यार इतना अच्छा गा रहा हूँ, क्यों नहीं ये टेक क्यों नहीं ले रहे अच्छा? तो वो मैं जो गा रहा था वो ये था, कोई दिल बेकाबू कर गया, मोरे इश्क़ दिल में भर गया, आँखों में लाखों गला कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, सदा ही मुझे कर गया ओए। मुझमें ज़्यादा मुर्गियाँ ये वो सब नहीं ये नहीं चलेगा। तो आशीष जी ने मुझे बोला शाहिद बहुत ही बुरा गा रहे हो आप। तो मुझे लगा कि इनको संगीत की समझ नहीं है। बोला आप सीधे सीधे गाइए, ऐसा कोई मुझे नीचे कुछ नहीं चाहिए। तो आपको मैं सच बताऊं, मैंने गाना गाया तो
ये सोच के गाया कि इनको अच्छा टेक लेने की समझ नहीं है इतने लोगों को। मैंने एक भी मुर्गी लगाई नहीं उसमें। तो मैंने कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए। बोले यही चाहिए। मैं कहा ये से कैसे हो गया? वेरी गुड शाहिद, क्या बात है। सबने गले वले लगा लिया, आशीष भाई ने, सबने, पूरी टीम ने आके प्यार दिया। दादा ने आके सुना, बहुत मुस्कुराए प्रीतम दा। ये क्या था? तो वहाँ से एक गुरु मंत्र मिला कि प्लेबैक सिंगिंग के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको अपने आप को सरेंडर कर देना कंपोज़र को। भले आप कितने अच्छे सिंगर हैं, भले आप उसमें कितना भी अच्छा कुछ डाल सकते हैं, बट आप 100% अपने आप को बोलिए कंपोज़र को कि आप उससे क्या करवाना चाह रहे हैं, मैं करूँगा। अगर आप अच्छे प्लेबैक सिंगर सीखे हुए हैं तो आपको वो चीज़ें माननी चाहिए। अब वो गाना गाने के बाद मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा हो गई। मैंने कहा ये गाना कब आएगा। डेली फ़ोन कर रहा हूँ प्रीतम दा, कभी किसी को। बेचारे सब परेशान हो गए थे मुझसे। कुछ लोगों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बोले डेली शाहिद का फ़ोन। मगर सर गाने का क्या हुआ, गाना आएगा क्या, ये सब चल रहा है। 6 मंथ के बाद में मैंने एक गाना और भी गाया था उनका, एक उसी दौरान रब्बा के बाद में। उस गाने का नाम था एक तो तुरी, उसी फिल्म का। हाँ। तो उस गाने को मैंने गाया। मैं दोनों गाने की जानकारी ले रहा था, उनके क्या हो रहा है, उस गाने का क्या हो रहा। तो 6 मंथ के बाद में मुझे बॉबी, जो प्रीतम दा के उस समय साथ में थे, उन्होंने फ़ोन किया कि शायद आपने जो गाना गाया था एक तो ही। मैं कहा हाँ जी। मैं खुश हो गया। मैंने कहा रिलीज़ होने वाला होगा या रीडअप करना होगा? बोला हाँ जी सर बताइए। कि जी वो गाने में कोरस करना है, आप आ जाओ। मैंने कहा कोरस? तो मैंने कुमार को फ़ोन किया। मैं कहा कुमार पाजी ये तो मुझे कोरस के लिए बुला रहे हैं। बोले नहीं शायद यार। मैंने कहा पाजी आपने क्या बोला, मैं कोरस थोड़ी गाता हूँ ये वो। तो बोले नहीं यार दादा बुला रहे हैं, तो दादा के लिए चले जाओ। हालांकि मैं चले जाता, लेकिन कुमार से मेरी दोस्ती इतनी अच्छी है कि मैं उनसे हर बात पूछ के काम करता था उस वक्त। आज भी कर लेता हूँ कभी कभी। तो मैं गया वहाँ और मैंने देखा 2 अच्छे और लीडिंग सिंगर जो आज के टाइम के हैं, वो भी उस समय संघर्ष कर रहे थे। वो भी कोरस के माइक पे खड़े हैं। हमने कोरस गाया, लेकिन हम कोरस हमारा फाइनल नहीं हुआ। अब मैं अपना ही गाया हुआ गाना सुन रहा हूँ वहाँ पे, जो मैंने गाया था एक तो ही। मैंने कहा यार काश ये गाना मेरा रह जाता फिल्म के अंदर, कितना अच्छा होता। ये तो कोई और गाने आने वाला। आज फाइनल सिंगर्स के गाने वाले आए, उन्होंने गाना शुरू किया, तब हमारा पैकअप कर दिया उन्होंने। हम चले गए अपने अपने काम पे सब। फिर मुझे शाम को वापस बॉबी का फ़ोन आता है 4-5 घंटे बाद। बोला शायद आप कहाँ हो, जल्दी आ जाओ स्टूडियो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बाइक उठाई, मैंने कहा वापस से कोर्स करेंगे अभी। जैसे मैं कृष्णा स्टूडियो में एंटर किया तो सब लोग बाहर खड़े थे। प्रीतम दा, पंकज कपूर जी, इरशाद कामिल और सुप्रिया पाठक जी थी। मैं जैसे बाइक शायद प्रीतम दा ने मेरी बाइक को बोला ये रोको। बाइक को रोक दिया मैंने बीच में ही, बंद करके। बोले जल्दी मेरा हाथ पकड़ के। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? पंकज जी से मिलवाया प्रीतम दा। बड़ी खुशी थी उनके चेहरे पे। प्रीतम दा गया, बोला कि पंकज जी ये शायद है। ओ काके क्या बात कर दी तूने यार। मैं कहा जी क्या जो तूने गाया है वो हमारे दिल पे छा गया यार, तू गाएगा ये गाना। जिसका मैंने स्क्रैच गाया था उसका, एक तो ही। अब मुझे एंजाइटी शुरू हो गई, पसीने शुरू हो गए। मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब मुझे ब्रेक मिल गया। तो बस वही, फिर मैंने गाने की कोशिश करी वहाँ पे, पर मैं इतना नर्वस था कि उस दिन डबिंग हो ही नहीं पाई। प्रीतम दा समझ गया कि बच्चा थोड़ा सा ना नर्वस हो गया है, इसको आप बाद में डब कर लेना है, लेकिन गाओ शायद से आप। तो बस यही कहानी है। जब गाना रिलीज़ हुआ तब मुझे भरत गोयल का फ़ोन आया सुबह।
हमारे दोस्त हैं भरत गोयल, बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि शाहिद पाजी जल्दी उठो, 7:45 बजे फ़ोन आया सुबह, आपका गाना आ गया। मैं कहा, मेरा गाना? रब्बा रब्बा मैं तो मर गया, आपका गाना था ना। फिर मैं कहा, सर रब्बा मैं तो मर गया मतलब मेरी आवाज़ में है? मतलब आप टीवी लगाओ जल्दी, चैनल लगाइए, ये वाला चैनल लगाओ। एक ही चैनल पे एक्सक्लूसिव आ रहा था वो। मैंने सॉन्ग चैनल लगाया और देखा तो वो गाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। फिर एक दूसरा गाना आया, फिर लिखा था कमिंग अप रब्बा। मैंने कहा सुन लेता हूँ पहले, ये रब्बा मेरी आवाज़ में है या मतलब ये वो मोमेंट है जहाँ पे अभी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, आप शायद से शायद माल्या बनने वाले थे। मैंने हॉल में सोता था, मैंने घर वालों को बताया नहीं कि मैं सुन रहा हूँ गाना। मैं जैसे तू कोई दिल बेकाबू कर गए, आवाज़ तो मेरी लग रही है, आंखों आंखों में मेरी लगी आवाज़ तो। और अब्बा मैं तो मम्मी मेरी आवाज़, पापा आ जाओ मेरा गाना आ गया। भाग क्या है दोनों भाई, वो खड़े खड़े गाना देखते देखते सिर्फ एक टक देख रहे हैं और दोनों की आंखों से आंसू। मैं खड़ा हुआ, दोनों के लिए चेयर लेके आया, मैं कहा बैठ के रोइए आप, ये खुशी के आंसू है। और फिर उन दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, गले लगाया, बहुत अलग तरीके, जिससे किसी का बच्चा यूपीएससी एग्ज़ाम में फर्स्ट आ जाता है या उसकी कहीं पोस्टिंग हो जाती है तो कैसे एक खुशी हो गई। वो एक उससे भी ज़्यादा खुशी, क्योंकि वो डैड का स्ट्रगल मेरा स्ट्रगल मिक्स करके जो कम आउट चीज़ें हुई बहुत प्रेशियस थे वो। और फिर वहाँ से असली संघर्ष शुरू होता है, यहाँ पे आपको अच्छा गाना है, अच्छे से रहना है, अच्छे तरीके से रहना है, अपने आप को और निखारना है। तो ये बात थी। Cooker song from Student of the Year. So how was your experience with the music composer and the studio environment? कैसा था? बहुत अच्छा था। इससे पहले एक फिल्म आई थी जो मौसम के साथ साथ आई थी, मेरे ब्रदर की दुल्हन, दो धारी तलवार। तो जैसे ही रब्बा गाना आया उसके कुछ एक महीने बाद ही दो धारी तलवार आ गया था। ओके। तो सोहेल सेन जी का म्यूजिक है इसमें, और ये गाना भी इरशाद कामिल साहब का लिखा हुआ। दो धारी तलवार भी इरशाद कामिल, रब्बा मैं तो मर गया इरशाद कामिल, एक तू ही इरशाद कामिल। और मतलब दोनों साथ साथ में चल रहे थे गाने, टॉप ट्रेंडिंग पे थे उस वक्त। फिर मुझे कॉल आता है विशाल ददलानी जी का, एंड नहीं शेखर साहब का फ़ोन है, शेखर रावजेरे का कॉल आया मुझे। उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले शाहिद आप स्टूडियो आ जाइए। फिर वहाँ पे मैंने दोनों से मुलाकात करी। फिर उसी दिन की बात है कि जगजीत सिंह साहब उसी दिन गुजर गए थे। तो उतना मूड था नहीं मेरा गाने का, तो उनका भी मूड था नहीं। मैंने कहा सर आज गाना खाली सुन लेते हैं, कल डब करते हैं। हाँ, तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया बहुत ही। तो नेक्स्ट डे, क्योंकि गाना इतना हाई था शुभ्रतो कि उसमें अगर आप 2 घंटे गाते तो आपका गला बैठ जाता और आप उसके बाद में टेक नहीं कर पाते। तो मैंने मन में सोचा कि मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ख़राब नहीं होना चाहिए विशाल और उस शेखर जी के सामने। तो मैंने गाने को आधा एक घंटा वहाँ पे जो टेक्नीशियन थे उनके साथ बैठ के मैंने सुना, क्योंकि एक तो गिन्ना सोना गिन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल मैनू वेखे जे कुड़ियां ते कहंदी ओ माय गॉड, मुंडा कुक्कड़ कमाल दा, मुंडा कुक्कड़ कमाल दा, ओ कुड़ियां ते हो जाए इफेक्ट यदि चाल दा, कुक्कड़ कमाल दा। तो मैंने वही गाना सीख लिया। सेकेंड डे जाके मैंने हाफ एन आवर में टेक कर दिया था। बहुत ही चैलेंजिंग फास्ट ट्रैक था ये, जिसमें गायकी भी है, जिसमें पंजाबियत भी है, डांस भी है, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से विशाल शेखर जी ने इसको कंपोज किया है। बहुत ही प्यारा गाना। इनफैक्ट जब ये गाना मैं सुनता हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं ये जब गाना सुनता हूँ तो जैसे मूवी में दिखाया ये गाना की शुरुआत वो बड़े से गेट के थ्रू
FRI का गेट, वो इतना बड़ा गेट खुलता है। सो हर एक बच्चा उस गाने को सुनते एक्सपेक्ट करता है अपनी कॉलेज लाइफ तो, कि मेरा भी जब मैं कॉलेज में एंटर करूँगा मेरे लिए भी इतना बड़ा गेट खुलेगा। बट इन रियलिटी जब वो गाना बंद होता है, गार्ड आते हैं, भाई जी इधर से आना है आपको। क्योंकि ये गाना इतना अच्छा इन्फ्लुएंस कर जाता है आपको कि आप इसे भूल भी नहीं सकते हो कि आपके नसों में घुस गया गाना। मेरी तो घुस रखा है। काश ये मेरे टाइम पे आता जब मैं कॉलेज में था। हाँ, आज की डेट में कॉलेज का एक सॉन्ग तो है ही हर बच्चे को। इनफैक्ट रील्स में तो या बहुत ही अच्छा शूट किया है। और करण जौहर साहब की फिल्म आपको पता ही है, आई थिंक वाज द फर्स्ट मूवी ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, आलिया भट्ट, राइट। एंड दिस सॉन्ग अमेजिंग। हमारी दोस्त हैं अनविता दत्त, जो अभी बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अभी कला, बुलबुल और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रही है। उन्होंने ये गाना लिखा था, ओके। अनविता जी ने। अभी अनविता जी का जो मैंने 4 गाने गाए हैं, फिल्म का नाम था कला फिल्म के, जिसमें बाबिल ने डेब्यू किया है, तृप्ति डिमरी थी उसमें। तो तृप्ति को यहाँ से बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिला इस फिल्म से, और बाबिल ने भी बहुत अच्छा काम किया है। वो तो एक इरफान खान साहब के बेटे हैं, पता आपको। राइट। तो बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, रुबाइयाँ, निर्भो निर्वैर और उड़ जाएगा हंस अकेला, ये 4 गाने अमित त्रिवेदी जी के म्यूज़िक में। और इसमें लिखने वाले वरुण ग्रोवर साहब हैं, आपके कौसर मुनीर हैं, स्वानंद किरकिरे साहब हैं, और अमिताभ भट्टाचार्य, और कबीर पुराने हमारे कबीर साहब। इतनी अच्छी शायरियाँ, अच्छी गाने मिली, तो ये शौक गाना तो बड़ा अच्छा हुआ, पॉपुलर हुआ था। जैसे कुरमई का नाम था, कुड़माई रोकेन रानी की फिल्म। रॉकेन रानी, एंड इसके पीछे की कहानी यही है कि मैं लकी था जो मुझे ये गाना मिला, और थैंक्स टू प्रीतम दा, अमिताभ भट्टाचार्य एंड करण जौहर अगेन, कि उन्होंने मुझे एक खूबसूरत ऐसा गाना दिया जो सदियों तक अमर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। राइट, वेरी गुड। क्योंकि इस सब्जेक्ट पे गाने बहुत कम और हैं, और अच्छे गाने बहुत कम हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी से अपने आप को, बिकॉज मेरी इतनी हैसियत नहीं है। जैसे बाबुल की दुआएं लेती जा, रफ़ी साहब का गाना था, उससे बहुत इंस्पायर है। जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल अपनी बेटी को विदा कर रहा है, तो वो एक आज भी एक कल्ट सॉन्ग है, वो कभी भी पुराना नहीं होगा, और वो हमेशा हर शादी पे उसी तरीके से बजता है आज। जिसके बाद में प्रीतम दा का एक सॉन्ग था, कबीरा मांझा, बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, हर्षदीप ने बहुत अच्छा गाया है, और तोची जी ने, और रेखा भारद्वाज जी ने भी बहुत अच्छा गाया इसको। रेखा जी बहुत अच्छा गाती है, मैं उनका फ़ैन हूँ, बहुत बहुत बड़ा। फिर आपके एक गाना और आता है, हर्षदीप का ही गाना है, राजी फिल्म का, नरदान नारे रे रे दर 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 रे। ये उसके बाद में अगर कुड़माई को उस लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल्सो विदाई सॉन्ग, जहाँ पे दुल्हन सज रही है और परिवार वाले रो भी रहे हैं, खुशियाँ भी मना रहे हैं। तो अमिताभ भट्टाचार्य जी ने इसको खूब अंजाम दिया, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा है। प्रीतम दा का म्यूजिक एज ऑलवेज ऐसे गानों में तो एक कुड़ी सॉन्ग फ्रॉम उल्टा पंजाब। एक कुड़ी, ये भी बहुत ही स्पेशल गाना है, स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल गाना है। बिकॉज जब मैं फिर अमित सर ने बुलाया मुझे स्टूडियो, अमित त्रिवेदी जी ने, तो एक चिट्ठी पे, आधी चिट्ठी पे 5-6 लाइनें थी, बोले ये गाना है। तो मैंने देखा वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ था, इंग्लिश में पंजाबी लिखी हुई थी। तो मैंने अपना सिक्स सेंस दौड़ाया, मैंने कहा ये साध मुरादी सोनी फब्बत
गुम है, सीरत दियो मरियम लगदी, जो मैंने अपने हिसाब से वर्ड कलेक्ट करा था, क्योंकि मैं अगर उस वक्त किसी वर्ड में अटकता हूँ तो मुझे ये डर रहता है कि कहीं मुझे रिप्लेस ना करे कोई, तो मुझे डर लगता था। तो मैं अपने हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके मैं कहा इस वर्ड का मीनिंग यही होना चाहिए, क्योंकि वो नए वर्ड थे मेरे लिए। अब SADH को हम सद भी पढ़ सकते हैं, MURADI को मुर्दी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो साध मुरादी है। और सुब्रतो जी, मैं आपको बता दूं, मैंने जब ये गाना गाया तो 1 टेक में ओके हो गया था। ओके। और अमित त्रिवेदी जी ने मुझे इतना कंफर्ट तरीके से गवाया और कहा कि आपको जो स्केल अच्छा लगे आप अपने सुर में गाइए। मैंने कुछ सेमीटोन्स ऊपर नीचे किया एंड अपने स्केल में इसको कंफर्ट जोन में ला के मैंने आई सेंग दिस सॉन्ग। फिर भी उन्होंने मुझसे 5-6 बार और गवाया। मेरे को बोला अमित जी अच्छा नहीं आ रहा। बोला कि शाहिद जी आ गया अच्छा, हम एंजॉय कर रहे हैं, आप जब भी गा रहे हो तो हमें मज़ा आ रहा है, आप हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़, कोई नई बात, कोई नई फील, इमोशन डाल रहे हो। टेक तो आपका फर्स्ट हो गया था उसमें एंड पूरी टीम ने बहुत मुझे प्यार दिया। अमित जी ने हक दिया, मुझे गले लगाया, बोला कि बहुत अच्छा गाया आपने और इस गाने से आपको बहुत प्यार मिलेगा, मार्क माई वर्ड, ये उन्होंने कहा। और वही हुआ। आज हर प्लेटफॉर्म पे मैं, हर शो में मैं स्टार्ट एक कोड़ी से करता हूँ। हालांकि मेरा पहला प्यार रब्बा मैं तो मर गया ही है, बट एक कुड़ी मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा टर्निंग पॉइंट। एक कुड़ी गाना पोर्ट्रे क्या करता है? एक कुड़ी गाना एक्चुअली शिव कुमार बटालवी साहब की एक पोएम है और इट्स बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। एक मेले में बटालवी साहब जाते थे खुद, वहाँ उन्हें एक लड़की दिखी और उनको फर्स्ट कहते हैं पहली नज़र में प्यार होना, वैसा कुछ हुआ। और मेले उस वक्त महीने महीने तक लगे रहते थे। कुछ दिन वो लड़की से वही मेले में मिले, डेली जाते थे तैयार हो। और एक दिन ऐसा है कि वो लड़की उस मेले में नहीं दिखी उनको। वो डेली आ रहे हैं, बेचैन हो गए वो। तो उन्होंने अपनी कविता लिखी थी, उसका टाइटल था इश्तिहार। इश्तिहार कविता में लिखा था कि एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, साद मुरादी सोने फब्बत गुम है, गुम है, गुम है। सूरत उसदी परियां वर्गी, सीरत दियो मरियम लगदी, लम्ब से लम्बे से रूह दिखा दी, पर नैना दी गल समझ दी। और कम से कम ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारी कपलेट्स या जिसे वर्सेस उन्होंने कम से कम 8 से 10 वर्स लिखे, लेकिन हमने फिल्म के लिए हिसाब से 2 वर्स ही यूज़ किए हैं। तो वो पूरा इश्तिहार है, उसको अगर आप कभी देखेंगे किसी इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं कि वो उस लड़की को ढूंढने की निशानियां हैं उस गाने में। और बटालवी साहब का वो प्यार था, बस एक सच्ची बात है। एक आप सुनना नहीं चाहेंगे गाना? सुनना चाहेंगे, सुनाऊं जरूर मैं? जरूर जरूर। ठीक है जी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गाता ठीक ठाक हूँ, बोलना अच्छा आता नहीं मुझे, मैं क्या बोलूं। सूरत उसदी परियां वर्गी, सीरत दियो मरियम लगदी, हसदी है तां फुल चढ़दे ने, तुरदी है तां गज़ल है लगदी, लम सलमी सरूदे कद दी है, उम्र अजे है मर के अगदी, पर नैना दी गल समझ दी। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है।
ये गाना शाहिद कपूर के जब वो गाते हैं म्यूजिक वीडियो में तो इतना रियलिस्टिक लगता है कि बिल्कुल जैसे उन्होंने गाया हो इस गाने को। जी वो इतना म्यूजिक, आपकी वोकल्स इतने मैच होते हैं हर आर्टिस्ट के सॉन्ग से, हर जो एक्टर है उसकी लिपसिंग से इतना मैच होता है कि जैसे लगता है कि उन्होंने गाना गाया है। ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। मैं डायरेक्टर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। यहाँ पे डायरेक्टर जो भी हमारे हैं, चाहे वो अभिषेक चौबे हों, चाहे अनुराग कश्यप हों, और एक्टर वो भी इस तरीके से निभाते हैं ना कि ब्लेंड हो जाती है। उनकी बहुत मेहनत है इसमें। जैसे अब मैं बनी तेरी राधा का जो पोर्शन है, जो शाहरुख साहब ने गाया है, शाहरुख खान साहब, जब हेरी बेट से दिल का गाना, तो मैंने और सुनिधि चौहान जी ने गाया साथ में। तो उसमें जो ये नसें हैं ना, ये नसें यहाँ से शाहरुख खान साहब की खड़ी हो जाती है नसें। हाँ, आप वीडियो देखिएगा वो। राइट। तो मतलब वो इम्तियाज़ अली साहब ने कैसे उनको समझाया होगा कि, और वो खुद इतने अच्छे एक्टर हैं, उनसे उनको अच्छा बोलना मतलब छोटे मुंह बड़ी बात है। महान एक्टर है। तो वो गाना यूँ था कि हाँ, रात बराती कन्ना कोठे डप टप के जाना, तू जोका समझे लगिया दौड़ के भाना, ओ आशिक दिल की टशन पुरानी, कहते ज्ञानी इश्क सियापा आग जवानी, चली गई तो फिर नहीं आनी, कुड़ी बेगानी रहने दे जीना सीधा सादा, ओ कैसे चाहता नहीं है इश्क सियापा आग जवानी, मुश्किल है आग बुझानी, जलना पड़ेगा आधा आधा, तू बनी मेरी राधा। वहाँ पे उनकी नसें भी खड़े हो जाती है। मतलब एक सिंगर को आप पर्दे पे पोर्ट्रे कर रहे हो, मतलब बहुत मेहनत है। राइट। तो अगर मैंने मेहनत माइक पे करी है तो उन्होंने पर्दे पे करी है, और वही डायरेक्टर एक्टर सबका एक टीम वर्क है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर। इसकी उसकी फ्रॉम टू स्टेट्स, या ये भी शंकर हसन लोई साहब ये राइट, एंड अमिताभ भट्टाचार्य साहब ने लिखी चलेगा। बहुत ही प्यारी सिचुएशन पे गाना है। मी एंड आकृति कक्कर, आकृति कक्कर बहुत अच्छा गाती है, उनके साथ ये गाना था मेरा। और बड़ी बात ये थी कि शंकर महादेवन के लिए आप गा रहे हो, उनके कॉम्पोजिशन को आप गा रहे हो। वो भले एक सिंपल सी कॉम्पोजिशन है, बट आप गा किसके सामने रहे हो? शंकर महादेवन जी के सामने, और हिम्मत कर रहे हो सुर लगाने की। मतलब मैंने उनको कहा सर आप स्टूडियो में रहेंगे तो मैं गा नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने, शंकर जी ने कहा कि आप ऐसा समझिए कि मैं हुई नहीं स्टूडियो में। वाकई मैंने वही सोच के गाया कि कोई नहीं आया स्टूडियो में, मैं अकेला ही गा रहा हूँ। और मैंने कोशिश करी कि वो, क्योंकि उनको एक एक्सेंट चाहिए था, पंजाबी एक्सेंट गाने में। तो उन्होंने एक फिल्म और थी मुझे जिसमें गवाया, पंगा फिल्म थी जिसमें कंगना रनौत थी और जस्सी गिल थे। उसमें मैंने और आशीष कौर ने गाया था, और जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ गाना था, दिल ने कहा। बहुत अच्छा गाना था वो, बहुत ही अच्छी बहर थी उस गाने की। पर पंजाब दा पुत्र एक अलग ही अपने आप में एक जोशीला डांस नंबर था। और पंजाब दा पुत्र है पिंड जलंधर, यार वही वही अखियों से किल करदा, किंग साइज दा है टंग लाइफ दा, यार वही वही कुड़ियां डू इट माई वे नहीं ते हाईवे, इनको फर्क यारों की पैंदा, इसकी उसकी कौन किसकी यारा दा ईमान है विस्की, उस पे चिकन हो तो और वधिया। थैंक यू। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। रियल में सुनना इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मैं तो डेली मोस्टली स्पॉटिफाई या यूट्यूब पे सुनता हूँ ये गाने, बट रियल में सुनना इज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैं भी चाहता हूँ कि आप जो ऑडियंस है, आपके जो लिसनर्स हैं, आपको देख रहे हैं, वो भी सुने। राइट। और तो दिसम विद रफ्तार फ्रॉम दिसम मूवी। हाँ बंदा सीधा रबदा मैं, डिट्टो तेरे वर्गा मैं, काम गलत कोई करदा ते फिर ना उसको छड़दा मैं, किसी लड़की को छेड़ कोई तो डिशुम करे चीटिंग और खेले कोई तो डिशुम, मेरे इंडिया को बुरा कहा गण पे ना खड़ा हुआ तो डिशुम तो डिशुम। It's an amazing song also.
थैंक यू। काफ़ी ज़्यादा। रफ्तार इज़ वेरी ग्रेट रैपर एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। हमने ये गाना गाया तो प्रीतम दा ने मुझसे कहा किसी स्टूडियो में जाके यहाँ पे डब करने के लिए, तो वहाँ पे ऑलरेडी रफ्तार थे वहाँ पे। आई मेट रफ्तार एंड वेरी नाइसली कॉपरेट गवाया मुझसे ये गाना। या सर दरिया सॉन्ग फ्रॉम मन मर्जिया, ये गाना पोर्ट्रे क्या करता है एंड इसकी स्टोरी? इट्स अ बैकग्राउंड सॉन्ग, सैड सॉन्ग कि शैली पाजी ने इसको जो लिखा है, शैली सर हमारे बहुत ही कमाल के लिरिसिस्ट हैं, कि सारा जग छड़ के बस तैनू चुनिया, कि सारी दुनिया को छोड़ के मैंने तुम्हें चुना था और दिल को भी लाख समझाया था, फिर भी उसने दिल माना नहीं, तुम्हारी तरफ आए लेकिन, पर आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो और मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मतलब ये है कि बस एक दुख प्रकट कर रहा है इंसान और कैसे भी करके उसको पाना चाहता है वापस, तो एंड में उसके आंखों से वो आंसुओं का दरिया जो है निकल जाता है। बट ये जब गाना हम चलाते हैं तो इसमें पता भी नहीं चलता ये सैड सॉन्ग है। एग्जैक्टली तो अमित सर का बहुत ही कमाल रहता है ऑलवेज कि वो हमेशा एक नई चीज़ लेके आते हैं, क्योंकि अगर सेम ही तरीके सेम ही तर्ज पे गम दिए मुस्तकिल साइड भी टून भी साइड है आपके, उनको परदेसी ओ परदेसी रे, वो भी थोड़ा सैडिश एक मोमेंट था उस, वहाँ पे किसी लड़की की शादी हो रही होती है और ही इज हैविंग ड्रिंक समवेयर एंड, तो एक डायरेक्टर का भी दिमाग है इसमें, कंपोज़र का भी बहुत ही बड़ा हाथ है, लिरिसिस्ट ने कैसे वर्ड्स लेके आए वहाँ पे, हंजुआ द दरिया, ओ मैं गया हंजुआ द दरिया। एमी विर्क पाजी ने भी मेरे साथ में गाया है इस गाने में, राइट। या मैं कहूँ कि मैंने उनके साथ में गाया है, तो ही इज़ अमेजिंग मैन, सिंगर, एक्टर, एमी विर्क इज़ ग्रेट। One suggestion you would like to give to the upcoming or passionate music singers जो youngsters almost in singing अपना एक पैसन बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से करें इस जर्नी को? शुभ्रतो गोल्डन मेट्रो शो के थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आप जितने भी न्यू कमर्स जो ट्राई कर रहे हैं सिंगिंग को करियर बनाना, आज का ज़माना बहुत ही रिस्की ज़माना है जिसमें आप AI, चैट जीपीटी, ऑनलाइन क्लासेस, ऑटो ट्यूनर, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप एक महान इंसान नहीं बन सकते, सिंगर नहीं बन सकते, इंसान बन सकते हैं पर एक आर्टिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि ये रूट से जुड़ी हुई चीज़ है। सिंगिंग जो है इस ज़मीन और ऊपर वाले से जुड़ी हुई चीज़ है, भगवान से। आप गेहूं को मशीन से नहीं उगा सकते, उसको ज़मीन में लगाना ही पड़ेगा, मिट्टी में, और उसको नेचुरल हवा, पानी, सूरज, सारी चीज़ें लगेंगी तब जाके उसमें से गेहूं का पौधा उगेगा। वैसे सिंगिंग है, आप उसको लैब में ले जाके सिंगिंग नहीं करवा सकते किसी को, और करवा भी ली तो बहुत ही बुरी सिंगिंग निकलेगी, जैसे लोगों को लगता है कि यार हमें थोड़ा सा गाना आता है, बाकी हम ऑटो ट्यूनर से कर लेंगे, बाकी हम ये प्रोसेस लगा देंगे, बाकी हम ये कर देंगे, बाकी AI से कर लेंगे, बाकी हम चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे, बाकी AI से कंपोज करवा लेंगे, AI से गवा लेंगे। कंपोजर बनाने में प्रॉब्लम क्या है, AI को बोलेंगे वो कंपोज करके देगा हमें गाना, बट इन सब का दिल तक पहुंचने का कनेक्शन नहीं हुआ, राइट। इट्स लाइक कि आपने किसी को दिवाली पे लड्डू भेजे गिफ्ट में, व्हाट्सएप पे लड्डू भेजे, तो आपका कितना मुंह मीठा हुआ होगा? कुछ भी नहीं। वैसे ही तो जो मशीनी चीज़ें, मशीन दिमाग और दिल को खुश नहीं कर सकती,
एक एहसास दिला सकती है, बट जो सच्चाई है वो ये कि आप किसी को अपने हाथ से लड्डू दें और बोला खाइए आप, मीठा लगेगा वो और अपनापन बढ़ेगा उसमें। तो वैसे ही न्यू कमर्स को मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर गुरु के सामने बैठ के साक्षात उनसे सीखिए और डेली अपने आप को निखारिए और इन सब गैजेट से दूर रहिए जो आज आपके सर को झुका दिया इस गैजेट ने जिसका नाम है फ़ोन। पहले आप सर उठा के चलते थे, अभी आप ऐसे चलते हो, राइट। तो सर को उठाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। मोबाइल से जितना हो सके दूर रहिए और गुरु से सीखिए। और जब तक आपके गुरु ना कह दे कि आप जाके अभी बढ़िया आगे संघर्ष करिए, मुंबई जाइए, तब तक आप निकले नहीं। अगर आप मुंबई में हैं तो फिर और सीखिए, सीखते रहिए। और जहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझे सुन रहे हैं, इस म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग, बस मैं कोई बहुत गुरु ज्ञानी तो हो नहीं, पर मेरा ये मानना है कि आपका लिटरेचर, आपकी म्यूज़िक की समझ ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ना कि ऑनलाइन या किसी इंटरनेट के थ्रू चीज़ें होनी चाहिए। जितनी ऑर्गेनिक होंगी उतना ही आप ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनेंगे। Thank you so much, sir, for coming on Golden Metro Show. And sir, amazing episode. And हमें इतनी अच्छी स्टोरीज एंड लाइव सुनने को मिले, फेवरेट सॉन्ग्स एंड ऑडियंस के फेवरेट सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुब्रतो। गोल्डन मेट्रो शो के थ्रू मैं आप सबको बहुत सारा प्यार भेजता हूँ एंड सुब्रतो को बहुत सारी बधाई। आपका शो बहुत ही खूबसूरत है और मैंने आपके एपिसोड देखे हैं और आप इतना अच्छा कर रहे हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।